नमस्कार। मंच पे उपस्थित आज इस मीटिंग के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे तरुण तड़फदार खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारी मुंबई की अध्यक्षा हमारी बहन, और आज जिनकी वजह से पूरे मुंबई में सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह हुआ, ऐसी हमारी वर्षाताई गायकवाड़ मैडम, हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर नेता अमीन पटेल साहब, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, सर आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग साउथ मुंबई के, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अमीन भाई और मेरा साथ जो है वो चाहे महानगर पालिका हो, चाहे अभी तक असेंबली हो, हम लोग एक ही दिन साथ में गए थे और अब तक साथ में हैं और इंशाल्लाह आखिर तक का साथ में रहेंगे, जहां तक का तकदीर ने लिखा है। हमारे दूसरे साथी साजिद पठान साहब, जिनको आपने सुना, वो बोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन कितना अच्छा बोलते हैं, मैं उनको वही बताना चाह रहा था कि बोलने का मौका लोगों को कम मिलता है और आपको वहां मिला है। अब आप दिल खोल के बोलिए और पूरे महाराष्ट्र को पता चलना चाहिए कि एक भाई और जो है वो ग्रामीण में आप लोगों की आवाज उठाने के लिए खड़ा है। हमारे दूसरे सीनियर नेता मधु चौहान साहब, राज प्रोही जी को आपने सुना, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष भाईजान जी, बब्बू जी, और मैं रवि जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इस जिला में उन्होंने इस प्रोग्राम को 100% सक्सेसफुल करके दिखाया, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। जमील गाला जी, अब्दुल रहमान जी, निजामुद्दीन राहीन साहब, हमारे दूसरे सीनियर माइनॉरिटी के नेता जावेद जुनेजा जी, एक सक्षम नगर सेवक, दूसरे हमारे नगर सेवक अरशद भाई, राजा खान साहब, मिनी डिसोजा जी, आफरीन शेख साहब, वीरेंद्र चौधरी जी, बहुत सारे नाम हैं जो रह गए, वो अमीन भाई और इमरान भाई ले लेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, क्योंकि इतने सारे हमारे पास नेता हैं और ये सौभाग्य पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस के पास है कि बहुत सारे अगर नेता किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूंगा कि अभी मधु चौहान जी ने जो कहा, बहुत ही सही कहा उन्होंने कहा ये राज्य जो है शिवाजी महाराज को मानने वाला राज्य है, ये राज्य में ज्योतिबा फुले को मानने वाला राज्य है। इस राज्य के अंदर किसी भी समाज का, किसी भी जाति का अगर कोई आदमी है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाला इंसान। और आज यहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले आए तो मैं देख के बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वर्षा आज संडे है तो इनको या तो छुट्टी नहीं मिली होगी या शायद आज कोई न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही अच्छे साथी हैं। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करके दुनिया के सामने सच्चाई रखें। ये रिपोर्ट तो ऊपर भेज देते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद में बहुत सी सारी रिपोर्टें जो हैं वो कट छट के बहुत ही सेल में चली जाती है, लेकिन मैं इनको दोष नहीं दूंगा। इसलिए जब मधु भाई ने बोला कि आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। आज सोशल मीडिया के जो दूसरे चॅनल्स वगैरे हैं, मधु साहेब आज या देशामध्ये भरपूर लोक जे आहेत ना ते मीडियापेक्षा सोशल मीडियावरती लक्ष देत चाललेले हैं। ये हकीकत है। व्हाट्सएप में आप देखिए कितना पहुंच जाता है, यूट्यूब का आप एक एक व्यू में देखेंगे 3-3, 4-4, 5-5 लाख, 10-10, 20-20 लाख हो जाता है। ये क्यों? वो इसलिए कि 2014 के बाद इस देश के जो 4 स्तंभ है, वो चारों स्तंभ में से 2 बड़े जो स्तंभ है, जुडिशरी और ये मीडिया, इसको कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो बैठी है दिल्ली में, उन्होंने इसको डिस्टर्ब करने का काम किया। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो सबसे आखिर और सबसे बड़ा होता है, उसके जज लोग जो आके जनता के सामने रोते हैं कि हमें जो है न्याय करने नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है सही तरीके से चुना नहीं जा रहा है। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार को नौकरी से हटा दिया जाता है कि हमें सही तरीके से सही चीज बताने नहीं दिया जा रहा है। और इस देश के अंदर छोटा मोटा अगर कोई स्टेटस डाल देता है
या अपनी बातें अपलोड कर देता है तो 4-4 साल जो है उसको बेल नहीं मिलती और जेल में सड़ाया जाता है, जबकि उस गुनाह की सजा सिर्फ 6 महीने की है। लेकिन जो इंसान है वो 4-4 साल डराने का काम कर रहा है। और मीडिया का किस तरीके से उपयोग करते हैं, 2-4 फालतू लोगों को मंत्री बना के रखा हुआ है, नेपाली टाइप के देखे होंगे ना आप लोगों ने। उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ मंचों पे जाना, मीडिया पे जाना और जितनी गंदगी उनमें है वो जाके लोगों के सामने फैला, और सारी मीडिया उस पर टूट पड़ती है। और आप लोग सारे लोग उस चैनल को देखते हैं कि इस बेवकूफ ने क्या बोला। उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर किसी का चर्चा नहीं है। उसके बाद इस मुंबई शहर का या इस महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आप लोगों के लिए रखना जाना चाहिए, वो किसी बिल्डर को या अदानी जैसे को दिया चला जाए। आप एयरपोर्ट देखो तो चला गया, आप पोर्ट देखो तो चला गया, आप रेलवे स्टेशन भी देखोगे तो चला जाएगा, आप वर्ली देखोगे वो भी चली जाएगी, अब समंदर देखो चला जाएगा, पानी के अंदर का भी चले जाएगा। थोड़े दिन के बाद पानी के अंदर की मछली भी अगर चली गई तो आप लोग जो है उसके लिए कोई नया चमत्कार मत समझना। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यह सभा है, उसके लिए जरूरी क्या है कि इन लोगों से क्या करें? इनके तो अपने पेट का सवाल है, कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोग अपने माध्यम से जब तक लोगों तक ये सारी बातें नहीं पहुंचाएंगे और ऐसे बेवकूफ़ों के लोग के बातें में हम इंस्टेंट जवाब देने का काम करेंगे या उसको तुलना करने का काम करेंगे, तो ये ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे देश की, हमारे लोगों की है, हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है, ये हमारे हाथ से एक एक करके निकल जाएगी। कांग्रेस की सोच थी क्या? कांग्रेस की सोच ये थी कि हर आदमी यहाँ पे जो है हाथ में हुनर ले, हर गांव के अंदर व्यापार बढ़े और हर आदमी जो है वो सक्षम बने, लाखोंपति बने, करोड़पति बने, छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे इंडस्ट्री चले। ये कांग्रेस की सोच है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई गांवों के अंदर, कई शहरों में छोटे छोटे लोगों को तैयार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने की थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी, राहुल गांधी जी का जो सोच है आप देखिए वो यही बात कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों पे। आज धारावी में देखिए, जबकि धारावी को देखने के लिए पूरी दुनिया आती है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल के अंदर जो है लोग अपना हुनर से जो है पूरी दुनिया में जो है चीज़ें बनाते हैं। आज उसको भी उठा के जो है किसी को उसको देने का काम किया, और बदनाम करने के लिए 2 वक्त भी नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगता। पूरा परसेप्शन पिक्चर इतना दिखाते हैं कि लोग समझते कि हमारी जो सरकार थी, कोरोना आ गया, हमारी सरकार बनी, 1 महीने के अंदर कोरोना आ गया, हम मंत्री थे और कितनी तेजी से हमारे ऊपर जो है आरोप लगाने का काम किया। लेकिन हमारे नीचे जो काम करने वाले सचिव थे, वही सचिव को आप लोग प्रमोशन देके आपके साथ काम करवा रहे हो। अगर हमारी सरकार ने, हम लोगों ने गलत किया था तो ये सेक्रेटरी ने फाइल पुट अप किया था, पहले तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई होते सुना आपने? सबको देखिए वो सबसे अहले ओहदे पे, सबसे ऊंची जगह पे जाके वही लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे काम किस तरह लेना चाहिए वो हमने उनको सही तरीके से करके दिखाया था। आज मुंबई के अंदर छोटे छोटे जो एरिया है उसके अंदर कई लाख लोग जो है उसके अंदर जो है रहते हैं। एक एक घर के अंदर 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। दिन में 12 घंटा 15 लोग रहते हैं, फिर वो काम करने जाते हैं। धारावी जैसे, मालवनी जैसे, गणपत पाटिल नगर जैसे कई जगह पे शाम को निकल जाते हैं। आपने तो ऐलान कर दिया अपने अपने घर में बैठ जाओ। सबको ये नहीं सोचा कि इनके खाने का क्या होगा, इनके रहने का क्या होगा, ये जिएंगे कैसे, इसके बारे में तो विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वहां से कह दिया कि घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन हमने कर दिया। ये कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे, इसका क्या होगा, उसका कुछ नियोजन हुआ क्या, किस तरीके से जिएंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी आबादी यानी 1.5 लाख से ज़्यादा जो मजदूर है, ये इस मुंबई शहर में रहता है, एक भी आदमी 1.5 साल के अंदर भूख की वजह से नहीं मरा। ये काम हमारी सरकार ने किया, ये काम हम लोगों ने किया। मुंबई शहर के अंदर कोरोना चल रहा था, लोगों को, जहां उनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, लोगों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। इस महाराष्ट्र के अंदर हमने 20-20 दिन के अंदर इतना बड़ा कोविड सेंटर बना दिया कि कोई भी एक आदमी ये नहीं बोलता कि सकता कि हम लोग दवा लेने गए और हमको दवा नहीं मिली, या हम लोग जो भी मेडिसिन लेते थे हमको नहीं मिली। ये सारी बातों पे कोई चर्चा ही नहीं है। जब से ये सरकार बनी है, आप देखिए, कल एक विधायक ने एक क्रिश्चियन जो होते हैं,
जैसे हमारे इमाम होते हैं, उनके क्रिश्चियन के जो फादर होते हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट दे दिया कि आप ये कर दो और मैं आपको इनाम दूंगा। अगर यही कोई माइनॉरिटी के आदमी ने किया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम वो 10 साल उसको बगैर जेल के अंदर सड़ा दिए होते। लेकिन उनके लोगों को खुलेआम लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए छोड़ रहे, लोगों के बीच में जो है नाइतिफाकिया बनाने के लिए छोड़ रहे। और जब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में किसी की मजाल है इस मुंबई शहर के अंदर अगर पुलिस टाइट हो जाए। ये चंद पुलिस वालों ने तो लॉकडाउन किया था ना। कितने पुलिस वाले भाई, 50,000 पुलिस वाले हैं, 1.5 करोड़ की आबादी है। ये पुलिस वालों को कह दिया था हम लोगों ने कि लॉकडाउन होना चाहिए, मोदी जी ने कह दिया लॉकडाउन होना चाहिए था। उन्होंने अपने डर से, अपने प्यार से, अपने जबर से सबको घर में बंद किया था ना। तो यही पुलिस के ऊपर दबाव लाते हैं और ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को छुट्टा छोड़ते हैं कि आप जाइए, किसी को भी मारिए, किसी को भी कुछ करिए, आपसे कुछ नहीं होगा। उनका खुद मंत्री अगर मन से बोलेगा कि पुलिस वालियों को गाली देगा, पुलिस के घर वालों को गालियां देगा, तो उसके बाद में पुलिस किस तरीके से काम करेगी। और कुछ लोग चले गए साउथ मुंबई के, अपने आप को जो बड़ा नेता समझते थे, उनको ये फोटो भेजो कि ये जो वर्कर थे ये कांग्रेस के वर्कर थे, ये तुम्हारे अपने घर की जागीर नहीं थे। मधु चव्हाण साहेब त्यांना पाठवून द्या, याच लोकांनी त्यांना खासदार निवडून दिलेला, मुंबईचा अध्यक्षही दिलेला आणि ह्यांच्यामुळे ते होते, त्यांच्यामुळे हे नाहीत। ये कार्यकर्ता ही है जो बनाता है और बिगाड़ता है। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि जो आदमी आखिर में आके जो सिर्फ बड़े बड़े स्टेजों पे लास्ट में भाषण करते थे और माला पहनते थे, वो छोटी छोटी शाखाओं में जाके जो है वो लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना कि आप तो जितने उनके करीब थे उतने मधु जी के हैं, उतने पुरोहित जी के, उतने आमीन भाई के हैं। आमीन भाई भी बहुत मजबूत आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि मैंने देखा बहुत डिफेंड करते हैं। कभी कभी दोस्ती के मामले में बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन एकदम पक्के आदमी हैं। उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, वो कमजोरी में नहीं आए, वो किसी दबाव में नहीं आए। बोले मैं घर बैठ सकता हूं लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं। और ये मेरा दोस्त है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा दोस्त है करके उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। हम तो यार की यारी से मतलब रखते हैं, उसके फैल से नहीं। लेकिन आमीन भाई एक सच्चा आदमी है, मैंने उसको देखा हूं, बहुत करीब से देखा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि हकीकत में ऐसे लोग अगर किसी प्रतिनिधित्व करने वाले एरिया में मिलते हैं, उस एरिया का सौभाग्य होता है कि ऐसे प्रतिनिधि जो आप लोगों को मिलते हैं, जो असेंबली के अंदर मैक्सिमम आवाज उठाते हैं। हमेशा मुंबई शहर के अंदर अगर 10 टॉप लोग अगर कोई जीत हमेशा आता है, उसमें से हमेशा 3 से 4 वर्ष आई हमारे कांग्रेस के लोग रहते हैं, जबकि हमारी संख्या कम है। और उसमें अमीन भाई एक नंबर पे रहते। मैं मेरे पे है करके तो मेरे मालोनी वाले जिता रहे, कोई बोल के नहीं जा सकता वहां पे, समझ लेना। और एक बात सुन लेना, हम लोग बहुत आदर करते हैं। हम इस महाराष्ट्र में जन्म लिए, इस मुंबई में जन्म लिए, हमें उसका अभिमान है, हमें बहुत फक्र है। और मराठी भाषा हमारी भाषा है ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मराठी भाषा के नाम पे तुम किसी जिसको नहीं आती उसको मारने का काम करोगे, किसी को गलत करने का काम करोगे, उसका तमाशा बनाने का काम करेंगे, तो कांग्रेस ऐसे आदमी और ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं आता है। हम बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले लोग हैं। जिसको जो खाना है खा सकता है, जिसको जो पहनना है पहन सकता है, जिसको जो भाषा बोलना है बोल सकता है, जिसको जहां जाकर रहना रह सकता है। ये कांग्रेस की पार्टी है। ठीक है, आज ऐसा लगता है लोगों को कि कांग्रेस का कुछ होगा नहीं। मैंने वर्षा को बोला और हमारी बात भी हो रही थी, हम सब बैठे हुए थे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचती नहीं है। आज भी बोलता हूँ कि हम जो है जहाँ जहाँ मीटिंगें लेते हैं, वर्षाताई और मधु जी, आपण जिथे जिथे मीटिंगा घेत आहेत प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही या, तुम्हाला असंच दर्शन समोर दिसेल। आणि तुम्ही तर उत्तर मुंबई केलेली आहे आणि चमत्कार कसा होऊ शकतो हे येता काही दिवसातच दिसेल आपल्याला। आणि परत आपण घडून दाखवूया, बता देंगे। अरे हम लोग ऐसे भी तादाद वाले लोग नहीं है भाई। हमारी तारीख देखो तो हमने जो है 313 से पूरी दुनिया में तादाद बनाई है भाई। तो हमें डराने की कोशिश कभी कोई करने की हिम्मत भी मत करना। हम लोग वो लोग हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए, इस देश के लिए सबसे पहली शिफ्ट में, अभी बता रहे थे निजामुद्दीन भाई
कि कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जहां पे मौलाना या उलमा नहीं मिलते थे, सबको झाड़ों पे फांसी पे नहीं लटका दिया, ऐसा अंग्रेजों ने कोई गांव नहीं मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ संविधान को हटाने या संविधान को बदलने का काम सोच रहे थे, अब जब उनको उसमें यश नहीं मिला तो हर राज्य में वो ऐसे कानून बना रहे हैं जहां पे संविधान को कहीं ना कहीं बाजू में रखा जा रहा है। अभी एक कानून पास हुआ और हमारे इतिहास में पहली बार हुआ, अमीन भाई भी आज 15-16 साल हमको हो गया, पहली बार ऐसा हुआ अमीन भाई कि हमें बिल पे बोला नहीं। बिल पे बोलने का अधिकार हर सदस्य का है, जितना चाहिए उतना बोल सकते हो, 1 दिन बोलो, 1 घंटा बोलो, 3 दिन बोलो। इस बार जो है बिल पे बोलने का मौका नहीं दिया गया। कहीं सुना किसी प्रेस में, कहीं प्रेस ने यह बोला कि भाई सदन में जो है बोलने नहीं दिया गया। नाम दिए, चिल्ला रहे थे कि भाई हमें अपनी बात तो रखने दो, आप अपनी तादाद से, अपनी मेजॉरिटी से बाद में आप पास कर लेना, लेकिन हमको हमारी बात तो रखने दो। कहीं नहीं दिखाई देगा। ये सारी बातें आपको लोगों तक पहुंचाना है। और इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के जिस तरीके से हमने देश को आज़ाद कराया था, अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरीके से ये जो लोग बेचना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, साउथ मुंबई से हम शुरू करेंगे और नॉर्थ मुंबई तक का जो है वो इसी तरीके से चल के आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी ताकत पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि हमें इमरान भाई जैसा एक भाई मिला, एक इमरान भाई जैसा एक दोस्त मिला, जो सिर्फ दिखने में हसीन नहीं है, उसकी आवाज़ में भी अल्लाह ने ताकत दी है। और ये बात सही है, आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल के अंदर अक़लियतों की, गरीबों की, दलितों की, इन सब की आवाज़ सही तरीके से उठ रही थी, लेकिन बहुत सही तरीके से उठाने का काम हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने किया। उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, परवरदिगार से, कि और ज़्यादा ताकत दे, और ज़्यादा शक्ति दे, ताकि और जोर शोर से जो है आवाज़ जो है उस पार्लियामेंट में बुलंद किया जाए। जितना वो दबाने की कोशिश करेंगे, कितना दबाएंगे यार। अरे हम कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खाई थी, मार खाए थे, ये खाए थे, लेकिन जो है वो पीठ छोड़ के भागे नहीं थे, उनको भगाए थे। फिर वो वक्त आ चुका है कि आप सबको एक होना है और फिर जो है इस देश को, इस राज्य को बचाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।